हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है सोल्यूशन, यानी कि विलियन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट सेशन में देखा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है ना, तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब का जो अवनमन होता है, ठीक है ना, होता क्या है। आप लोगों ने क्या पढ़ा? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास कोई शुद्ध विलायक है तो उसकी सतह पर क्या होंगे? सारे विलायक के ही कण होंगे, है ना। हम डाल रहे हैं जो एक शुद्ध द्रव वाष्पशील विलायक है, उसमें हमने डालना है एक विलेय, ठीक है ना, विलेय डालना है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील होगा, ठीक है ना। अविलेय, विलेय, अवाष्पशील, ठीक है ना। यानी कि क्या समझे? जो वाष्प में परिवर्तित नहीं हो रहा है, नॉन वोलेटाइल है, जो आपका सोल्यूट है, ठीक है ना। तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया। जो ये ऑरेंज कलर के पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, ये किसके हैं? अवाष्पशील के हैं, ठीक है ना, अवाष्पशील विलेय के हैं, जो कि वाष्पीकृत नहीं हो रहा है। तो अभी जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो किस पर निर्भर करेगा? सिर्फ विलायक के वाष्प दाब पर करेगा। क्यों? क्योंकि विलेय तो वाष्प में परिवर्तित ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो जब वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा तो उसका वाष्प दाब नहीं होगा। तो जितना विलायक का यहाँ पर वाष्प दाब है वही विलयन का वाष्प दाब है। ओके। और हम क्या पढ़ते हैं? जो विलायक का वाष्प दाब है शुद्ध अवस्था में, उसकी तुलना में जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो कम होगा। समझ रहे हैं ना? या आप क्या कहते हैं, विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अब सतह पर अवाष्पशील विलेय के कण भी आ चुके हैं जो कि वाष्पीकृत नहीं हो रहे हैं। तो अब सेम टाइम पर आपका क्या हो रहा है? इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? अधिक होगा, इसका वाष्प दाब कम होगा। तो इसका वाष्प दाब कम है तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हो क्या रहा है उस चीज को समझिए। हमने क्या बोला? दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट है आपका, जब शुद्ध वाष्पशील विलायक में या द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट है। जब हमने शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील मिलाया तो क्या हो गया? विलयन का जो वाष्प दाब वो कम हो जाता है, यानी विलायक की तुलना में कम हो जाता है। समझ रहे हैं ना? वाष्प दाब क्या हो गया? यहाँ पर कम हो गया। और उसका कारण क्या है? कारण ये है कि सतह पर जो पहले थे वो सिर्फ विलायक के कण थे जब वो शुद्ध अवस्था में था, है ना। आपने बोला जब वो शुद्ध अवस्था में था तो शुद्ध अवस्था में सतह पर सिर्फ आपको विलायक के कण दिख रहे हैं, तो विलायक के कण वाष्पीकृत होंगे, ज्यादा संख्या में होंगे। लेकिन जब आपने विलयन बनाया, विलायक में विलेय को ऐड किया, विलेय चूंकि आपका क्या है? अवाष्पशील है, तो सतह पर अब उसके कण भी आ चुके हैं। सतह पर उसके कण भी आ चुके हैं, लेकिन वो कण जो विलेय के हैं, अवाष्पशील विलेय के हैं, वो वाष्पीकृत नहीं हो रहे। वो अवाष्पशील है ना, नॉन वॉलेटाइल है, तो वो तो वाष्पीकृत ही नहीं हो रहा है। तो अभी भी सिर्फ शुद्ध विलायक के ही कण वाष्पीकृत हो रहे हैं, लेकिन चूंकि सतह पर विलेय के कण हैं तो उनकी संख्या अब कम है जो वाष्प में बदल रहे हैं, तो इस वजह से वाष्प दाब आपका कम होगा। यही आपने यहाँ पर रीजन पढ़ा कि वाष्प दाब कम क्यों हो रहा है। अब हम कुछ चीजें मान लेते हैं, ठीक है ना। हमने क्या क्या माना यहाँ पर? P1 नॉट क्या था? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब
ठीक है, P1 नॉट। P1 आपका क्या है, विलायक का विलयन में वाष्प दाब, जिसको आप आंशिक वाष्प दाब भी कह रहे थे। ठीक है, और क्या है, पीटी। पीटी है विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, जहां विलयन का वाष्प दाब पीटी बराबर क्या होगा आपका, विलेय धन विलायक का वाष्प दाब, दोनों के वाष्प दाब का योग निकालेंगे तो वही विलयन का वाष्प दाब होगा। और आपने क्या बोला, चूंकि विलेय अवाष्पशील है तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, इसका वाष्प दाब शून्य हो गया। तो अभी सिर्फ पीटी यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू हो गया वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, क्या हो गया, पीटी इज इक्वल टू विलायक का वाष्प दाब। ओके, नोट करिए जल्दी से। और विलायक का वाष्प दाब कौन सा, जो विलयन में है, जिसको आप क्या कह रहे हो, P1 कह रहे हो। सो पीटी इज इक्वल टू P1 हो जाएगा, है ना। पहले आप क्या लिख रहे थे, इससे पहले जो आपने पढ़ा था राउल का नियम, वहां पर पीटी इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो रहा था, है ना। यानी विलेय का आपका विलायक का वाष्प दाब धन विलेय का वाष्प दाब, क्योंकि विलेय तो वाष्पीकृत हो ही नहीं रहा है तो उसका वाष्प दाब हमने शून्य ले लिया। तो अगर आप P1 में शून्य ऐड करेंगे तो P1 ही आएगा। सो Pt इज इक्वल टू P1। और वी नो दैट, हम जानते हैं P1 इज इक्वल टू क्या था राउल के नियम से, बताओ, P1 नॉट इंटू x1, यही था, बोलो। हम जानते हैं राउल के नियम से क्या, Pt इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1 लिख सकते हैं, बिकॉज P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। ठीक है, तो Pt इज इक्वल टू क्या आ गया, P1 नॉट इंटू x1। इसका मतलब क्या है, अब जो विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है, वो किस पर निर्भर कर रहा है, इस x1 पर निर्भर कर रहा है, जो कि विलायक का क्या है, यहाँ पर मोल अंश है। यानी जितना अधिक मोल अंश होगा विलायक का, यानी जितनी अधिक मात्रा होगी विलायक की, विलयन का वाष्प दाब उतना अधिक होगा। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मोल अंश से क्या निकल कर आता है कि अवयव जितने भी हैं वहां पर विलयन में, उन सभी के मोल अंशों का योग 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो x2 की टर्म में लिख लीजिए, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 आ जाएगा। ओके, तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, तो ये वाला मान, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है ना, x1 का मान लिखिए, x1 का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, रख दीजिए, Pt इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू 1 माइनस x2। अब मल्टीप्लाई कर लो, Pt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pt इज इक्वल टू P1 नॉट की मल्टीप्लाई 1 से P1 नॉट आ गया माइनस P1 नॉट इंटू x2। ओके, चलिए रीअरेंज करिए।
यहां से आपका आएगा P1 नॉट माइनस PT इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस PT इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X2। ठीक है, और इस इक्वेशन में P1 नॉट माइनस PT क्या है? P1 नॉट क्या था? P1 नॉट बच्चे ध्यान से सुनिए, P1 नॉट क्या था? आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था। ठीक है, और PT आपका क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। और उससे पहले आपने क्या पढ़ा? जब शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो यानी P1 नॉट अधिक है, PT कम है ना? P1 नॉट अधिक है और PT अधिक आपका कम है। तो जब P1 नॉट में से PT को आप घटाएंगे तो वो क्या आएगा? इन दोनों के बीच का अंतर आएगा। तो वो क्या होगा? यहाँ पर डेल्टा P होगा। ठीक है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस PT, जो कि क्या है? वाष्प दाब का अंतर है। वाष्प दाब में कमी, या जिसको आप अवनमन बोल रहे हैं, इतनी ही कमी तो आई है। आपने क्या बोला? शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था, जब उस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया गया है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ गई है विलयन की, तो वो हो गया है PT। तो वो कमी कितनी आई है? वो डेल्टा P के बराबर आई है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X2। ठीक है, और जो कमी है जिसको आप डेल्टा P बोल रहे हैं वो किसके कारण है? X2। और X2 आपका क्या होगा? विलय का मोल अंश होगा। यानी जितना अवाष्पशील विलय मिलाओगे उतना ही वाष्प दाब में कमी आते जाएगी। कमी किसके कारण आ रही है? कमी उस अवाष्पशील विलय को मिलाने के कारण आ रही है। और उसको मिलाने का मतलब है उसकी मात्रा। मात्रा का अर्थ है मोल अंश। ठीक है ना, उस विलयन में उसका कितना अंश है। विलयन के वाष्प दाब में कमी आ रही है ना, किसके कारण आ रही है? इसके कारण आ रही है, विलायक के कारण। तो आपने क्या बोला था? विलायक के कारण आपने बोला था कि वाष्प दाब बढ़ेगा, विलायक बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा। लेकिन वाष्प दाब में जो कमी आ रही है वो किसके कारण आ रही है? विलय के कारण आ रही है। क्यों? क्योंकि वो अवाष्पशील है। तो वहां से हमारा क्या आ गया? डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X2। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे देखेंगे। अब इस P1 नॉट को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा? डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इंटू X2। ठीक है, और यही डेल्टा P अपॉन P1 नॉट क्या होता है? आपेक्षिक अवनमन। डेल्टा P तो सिर्फ क्या था? अवनमन था, और ये है आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है ना, क्या कहा मैंने? रिलेटिव लोअरिंग। और किसमें? इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। हम जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है उसके सापेक्ष देख रहे हैं कि कितनी कमी आई है, तो उसी को क्या कहा जा रहा है? आपेक्षिक अवनमन कहा जा रहा है। ठीक है ना, जो कि किसके बराबर है? X2। और X2 आपका क्या है? ये है विलय का मोल अंश X2, जो बराबर होगा किसके? विलय का भार। पहले नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में लिखेंगे, विलय के मोल बटे विलायक धन विलय के मोल। ठीक है ना, जो कि क्या हो जाएगा? N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, ये आता है। फिर आपने क्या बोला? आपने बोला सपोज N2 की मात्रा बहुत कम है ना, N2 की मात्रा क्या है? बहुत कम है। तो N1 में अगर आप बहुत कम चीज को ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा मान नहीं है, समझ रहे हैं? तो आप इसको हटा सकते हैं। आपने क्या बोला? इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, अगर विलायक के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या
कि विलायक के मोलों की संख्या जो है वो विलेय के मोलों की संख्या की तुलना में अधिक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस टर्म को हटा सकते हैं। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2/N1, ये हो जाएगा। और N2 और N1 का मान आप निकाल सकते हो, है ना। N2 बराबर क्या होता है, N2 बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, यानी सपोज W2 उसका भार है और M2 उसका अणु भार है, और N1 बराबर क्या हो जाएगा, W1/M1। ठीक है, तो ये सारा मान आप इधर इक्वेशन में रखेंगे। x2 का मान रखने पर, x2 का मान रखने पर क्या होगा, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पहले N2 और N1 की टर्म में लिखो, N2/N1 x2 की वैल्यू। अब N2 और N1 दोनों का मान रखो, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 का मान W2/M2 और N1 का W1/M1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, M2 आपका नीचे आ जाएगा, M1 आपका ऊपर चल जाएगा। बस चलिए करिए, चलिए रीअरेंज करिए, क्या आएगा, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। और यहाँ से आप M2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी विलेय का कि वहां पर क्या आपका अणुभार होगा, यानी कौन सा विलेय है वो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं आप, जहाँ W1 W2 विलेय विलायक तथा विलेय का भार, ठीक है, और M1 M2 विलायक तथा विलेय का अणुभार। ओके, ठीक है। और इस फॉर्मूले में जो ये आपने यहाँ लिखा था, इसमें आप लिख सकते हैं, ये क्या है, विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक, तो विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो रहा है, ठीक है, अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है, और अब याद कीजिए, जब अणुसंख्यक गुण यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने क्या बोला, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी हैं वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो आपका निकल भी गया है कि मोल अंश के बराबर होता है, जो उसमें आपेक्षिक अवनमन है, और यही अवनमन हमारा क्या था, यही हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हमने पढ़ा था। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, एलिवेशन इन बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या हुआ, सेम वही सोल्यूशन वही है आपका, क्या हुआ वहां पर आपने क्या बोला, वाष्प दाब में कमी आई है विलयन की, तो वाष्प दाब में कमी होगी, इसका मतलब वायुमंडलीय दाब, ये वायुमंडलीय दाब था, ये वाष्प दाब है। ठीक है,
ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था यहाँ, और आपने क्या बोला, जब भी इसमें ये शुद्ध विलायक का था, ये वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। सपोज इतना वायुमंडलीय दाब है, शुद्ध विलायक नंबर 1 जिसको हमने बोला था, इसका वाष्प दाब यहाँ है, तो इस वाष्प दाब को यहां से यहां पहुंचाना है, उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है, डेल्टा टी, आप टी दे रहे हैं आप सपोज टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर दे रहे हैं आप इसको, कुछ भी अभी मान लीजिए। इसके बाद जब आपने इसमें विलियन 1+2 कर दिया है, तो इसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया और नीचे आ गया वाष्प दाब। ये वाष्प दाब किसका है, 1+2, यानी कि सोल्यूशन का है, विलियन का। तो अभी टेम्परेचर और ज्यादा, पहले टेम्परेचर इतना देना पड़ रहा था, अब इतना देना पड़ रहा है, तो टेम्परेचर अभी क्या देना पड़ रहा है, ज्यादा देना पड़ रहा है, ज्यादा टेम्परेचर यानी क्वथनांक में वृद्धि। तो क्या हुआ, उन्नयन का मतलब क्या है, बढ़ना। तो जब जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक था, जब वो शुद्ध विलायक से एक उसमें एक अवाष्पशील विलेय मिला दिया गया है, अब वो विलियन बन गया है, तो जो विलियन का क्वथनांक होगा वो अधिक हो, ठीक है। यही क्वथनांक में उन्नयन है आपका, और इसको हम समझेंगे आगे और उसको पूरा ड्राइव करेंगे, किस तरह से फॉर्मूले आएंगे। इसको एक बार घर में आप लोग पढ़ लेंगे और रिवाइज कर लेंगे यहाँ तक चैप्टर को। बाकी कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।